नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, क्या नीतीश की विदाई का वक्त आ गया है? जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश की सक्रियता को दिखाने की कोशिश हो रही है, हर दिन अलग अलग तरीके से, ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश की विदाई का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सक्रियता ही दिखाती है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस सक्रियता के पीछे कौन है। चुनाव के दौरान तो ये समझ में आ रहा था कि सक्रियता के पीछे जदयू की एक लॉबी है, संजय झा जैसे लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो सीएम की सक्रियता को बनाए रखने के लिए या चुनावी कार्यक्रम को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से रखा जाए कि लगे कि नहीं, नीतीश कुमार अभी भी हैं और रहेंगे, मतलब स्वस्थ हैं। चुनाव के बाद पूरे चुनाव तक जिस तरीके से नीतीश कुमार की सक्रियता रही, उनके बीमार होने की चर्चा धीरे धीरे गौन हो गया और उसका फायदा दोनों बीजेपी को भी मिला और जदयू को भी मिला कि नीतीश में अभी भी दम बाकी है। लेकिन सरकार के गठन के बाद फिर से कोशिश ये शुरू हुई है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार हैं, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार सीएम हाउस में बैठे हुए कुछ पदाधिकारी मिलकर चला रहे हैं और कई ऐसे फैसले हैं जो सीएम के बिना जानकारी के भी ले लिए जा रहे हैं। चर्चा हो रही है और उस चर्चा के बीच ये सारी चीजें दिखने को मिल रही हैं। सवाल है कि इस जैसे अब सीएम अब जनता के बीच जा रहे हैं, मतलब यात्रा में जा रहे हैं। उससे पहले हर दिन देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है, आप एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन सीएम किसी न किसी योजनाओं की समीक्षा करते हुए नहीं दिख रहे हों। किसी न किसी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जैसे अलग अलग तरीके से उसको एक रिलीज के माध्यम से मीडिया तक पहुंचाया जा रहा है। कल ही जिस तरीके से नीतीश के सोशल पेज के हैंडल से ये जारी हुआ कि भाई आपको जनता का दरबार लगाना है, जनता की समस्याओं के लिए 2 दिन सोमवार और शुक्रवार आपको बैठना है ऑफिस में। इस तरीके की कई घोषणाएं जो नीतीश कुमार सीधे सीधे मीडिया से बात करके करते थे, अब वो उनके सोशल हैंडल पेज से हो रहा है। सुझाव मांगे जा रहे हैं और बिहार के विकास को लेकर, उद्योग को लेकर हम क्या नई नीति लाने जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उनके सोशल पेज के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और यह जताने की भी कोशिश हो रही है कि नीतीश बेहतर है। इसका मतलब क्या है और इस मतलब के सहारे बिहार की राजनीति में संभावनाएं क्या दिख रही हैं 14 तारीख के बाद? क्योंकि एक संभावनाएं जो हमें जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कई ऐसे जदयू से बाहर के लोग हैं जिनको जगह दी जा सकती है। लेकिन वो सवाल उठ रहा है कि आखिर इसको लेकर रणनीति कौन बना रहा है? प्रशासनिक फैसले दीपक कुमार ले रहे होंगे। प्रशासनिक फैसले में कुमार रवि, चंद्रशेखर और 2-3 और अधिकारी हैं, उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन राजनीतिक फैसला कौन ले रहा है कि भाई किन विधायकों से इनको मिलना है और उन विधायकों से क्या बातचीत होनी है, क्या करना है। ये सारी चीजें जो चल रही हैं कि 14 जनवरी के बाद अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में हमें किन किन पॉलिटिकल पार्टी से इतर हमारे जदयू से बाहर के लोगों को हमको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, इस पर जो कवायद चल रही है, पक्की खबर है, उसके पीछे कौन है?
फिर ऑपरेशन चिराग की भी सूचना आ रही है कि ऑपरेशन चिराग को लेकर नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। तो ये कौन कर रहा है? फिर नीतीश कुमार की सक्रियता दिखती रहे, इसके पीछे कौन सी ताकत है? और जब तक इसके पीछे की ताकत को डिकोड नहीं किया जाता है, तब तक यह समझना मुश्किल है कि बिहार में हो क्या रहा है। क्योंकि ये चीजें तो अब पूरी स्पष्टता के साथ आनी शुरू हो गई है कि बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पर, अपरोक्ष तौर पर नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत उनके नेताओं में अब उभर कर आने लगा है। कुछ समस्याएं हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, ये चुनाव उनको कहीं न कहीं रोक रहा है, लेकिन कोशिश हो रही है और इस कोशिश का असर ब्यूरोक्रेसी पर भी दिख रहा है, ब्यूरोक्रेसी के कामकाज पर भी दिख रहा है। पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई डिप्टी सीएम जाए और वहाँ डीएम, एसपी, कमिश्नर सब लोग उनके जन सुनवाई में बैठे रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ था, सुशील मोदी के समय में भी नहीं। लेकिन अब लोग बैठ रहे हैं और डीएम, एसपी उनके आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर तो दिख रहा है कि सरकार जो मंत्री हैं वो अपने अनुसार चला रहे हैं और उसमें पूरी मशीनरी उनके साथ खड़ी दिख रही है। सत्ता के शीर्ष पर भले नीतीश कुमार हो, लेकिन नीतीश कुमार 2020, 2015 और 2010 वाले नीतीश कुमार तो नहीं है। जो सत्ता को लेकर उनकी जो अपनी शैली रही है वो शैली तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि इस बार बीजेपी का जो तरीका है वो तरीका पूरी तौर पर अपनी सरकार में जो उनका तरीका रहा है वो तरीका है। नीतीश कुमार के शासन काल में ये किसी पुलिस के किसी अधिकारी की ये हिमाकत नहीं थी कि ये जारी करता कि हिजाब और बुर्का पहन कर आप नहीं निकल सकते हैं, जेवर दुकान पर नहीं जा सकते हैं। ये जो पैर में गोली मारने वाला जो शुरू हुआ है वो नीतीश कुमार के उस मनोस्थिति में रहते हुए संभव नहीं है। तो जैसे आप कंफ्यूज हैं वैसे हम भी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन है इसके पीछे ताकत। क्योंकि खेल तो शुरू है और इस खेल में सह और मात का जो एक कहते हैं ना शतरंज में सह और मात का जो खेल होता है, अब बिहार कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर होते होते रुक जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब खेल वहां पर आके ठहर गया है। आलोक राज का जाना दूसरी बार कहीं न कहीं एक चुनौती है सत्ता और सरकार और पावर के बीच। इसलिए आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ना सह और मात का खेल, अब धीरे 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 ये खुलकर सामने आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई बिहार में 14 तारीख के बाद दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरीके से नीतीश को लेकर खबरें आ रही हैं, वो खबरें कुछ और दिशा की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिशा की तरफ बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेंगे। मेरे खबर का वो एंगल भी नहीं है, ना मेरी खबर में वो समझदारी की बात है, समझदारी की बात। मेरी खबर में जो खबर है वो यही है कि नीतीश कुमार अपनी असहजता या नीतीश कुमार की सक्रियता कुछ न कुछ ऐसे परिणाम आने वाले समय में
देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना फिलहाल राजनीतिक में बैठे हुए राजनीतिज्ञों के विशेषज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। खेला होवे, इंतजार कीजिए 14 जनवरी को के बाद बिहार की सियासत जो नीतीश को हाशिए पर या नीतीश को जो सत्ता से बाहर करने की जो एक खेल चल रहा है ना, उस खेल में और नीतीश के साथ जो फोर्स खड़ा है उसके बीच 14 के बाद निर्णायक लड़ाई होता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।